हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था हिंदी माध्यम वालों, हम उसके आगे पढ़ने वाले। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन के बारे में देखा था। कार्यफलन के पहले हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, वो आप वहां पर पढ़ना, थर्ड पार्ट में डला हुआ है। इसके बाद देखो हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो कार्यफलन। तो मैंने आपको बताया था कार्यफलन क्या होता है, तो आप लोगों ने देख लिया था कार्यफलन क्या होता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर जितसे ज्यादा देने पर ही हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, उसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। अब चलो इसको आगे से आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, बताना। यदि आने वाली ऊर्जा कहां से आ रही है, प्रकाश से। अगर आने वाली ऊर्जा कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तथा वस्तु का कार्य, वस्तु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं। ये मस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि आने वाली प्रकाश की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वस्तु का कार्यफलन कितना है, 2.5 है, तो बताओ ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं। चलो देखते हैं ना भाई। तुमको पता है कि सर जो वस्तु का कार्यफलन है वो दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आने वाली ऊर्जा है कितना, E बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर अगर इसको 2.5 मतलब 2.5 चाहिए, ठीक है, और आने वाले के पास 5 की ऊर्जा है, मतलब इसको जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया, अगर ये ज्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। इतना आसान होता है भाई, ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे से पूरा पढ़ा तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनाना आसान है, लेकिन मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही करवा सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहाँ तक समझ आया? तो इतना समझ आ गया सर। हम तो ऐसा देख के बता दिए कि अगर E ज्यादा है और ये कम है तो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अगर मैं आपको इसी में पूछूं कि आने वाली प्रकाश के लिए, आने वाला कौन है, प्रकाश के लिए, और एक तरफ हमारा क्या है, पदार्थ, प्रकाश संवेदी पदार्थ, जिसका कार्यफलन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कार्यफलन कितना, इसका ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है, पहला क्या पूछ सकते हैं, आवृत्ति बताइए। आवृत्ति किसकी, आवृत्ति प्रकाश की, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और तुमको पता है कि सर अगर मुझे कार्यफलन दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड मतलब वस्तु का जो आवृत्ति है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। दहली मतलब जितना पदार्थ को चाहिए, मतलब जो पदार्थ का आवृत्ति है उसको हम दहली आवृत्ति बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आवृत्ति बताइए, तो आपको पता है कि सर E बराबर होता है h न्यू। इसका कार्यफलन बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश का जितना भी फॉर्मूला है सेम कार्यफलन के लिए भी है, तो ये होता है h न्यू नॉट। ये दहली आवृत्ति है और ये हमारा जो है सामान्य आवृत्ति है, प्रकाश का आवृत्ति है। ठीक है, अगर आपको आवृत्ति पूछे तो क्या समझ आएगा, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो। अगर आवृत्ति पूछे तो क्या समझ आएगा, सर ये आवृत्ति ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 4.14 × 10⁻³ और यहाँ पर न्यू रख देते हैं। तो न्यू का मान क्या आएगा, देखो 5/4.14 × 10⁻15। और किस में आता है आंसर, हर्ट्ज में आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4.14 से लगभग एक बार में जाएगा, उसका थोड़ा ही ज़्यादा है तो मैं इसको बोल देता हूँ 1.1 होगा। मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ क्योंकि उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इतना आवृत्ति है, ठीक है। अब इसकी आवृत्ति निकालते हैं भाई। फाई बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट, ये भी सेम फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है कि सर अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना सर, इस पूरे चैप्टर में हर जगह ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है। फाई का ऊर्जा क्या, फाई किसका है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिए। ये है 4.14 × 10⁻15 और ये हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, न्यू नॉट। ठीक है, इसका मान कितना है, तो इसका मान है 2.5 × 4.14 × 10⁻, क्या कर रहा हूँ,
ठीक है, इसका मान है 2.5 और यह है 4.14 गुणित 10 की घात ऋण 15 नॉट। ये देखिए कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन में पहला बोला कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा कि नहीं, होगा क्योंकि आने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा है। अब सेकंड इसी में पूछ रहे हैं कि बताओ दोनों के लिए आवृत्ति बताओ, इसकी आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति, इसके लिए दहली आवृत्ति बताओ। तो दहली आवृत्ति निकाल रहे हैं, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 2.5 बटे 4.14 गुणित 10 की घात ऋण 15। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं 4 लिख देता हूँ और वो 2.5 है, 10 की घात 15 हो जाएगा। इधर जाएगा तो ये ऋण 15 की क्या हो जाएगा, इधर जाके धन 15 हो जाएगा, यहाँ पे धन 15 है। यहाँ तक समझ आया। अब 2.5 को 4 से भाग दिया जा सकता है क्या, नहीं, 2.5 बहुत छोटा है तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/4 गुणित 10 की घात 14 हो जाएगा। ठीक है, 25 से लगभग 6 बार में जाएगा, तो 6 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है, तो क्या समझ आया सर, अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो आवृत्ति में क्या रिलेशन आया, तो आवृत्ति भी क्या है, ज़्यादा है। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ऊर्जा ज़्यादा है तो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, और अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। देखिए ना यहाँ पे जो आवृत्ति आया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जो आवृत्ति आया है वो क्या है। देखिए तो हमारा जो न्यू है वो ग्रेटर है न्यू नॉट से, क्योंकि इसका मान जो है वो 1.1 गुणित 10 की घात 15 है, और इसका मान कितना है 6 गुणित 10 की घात 14, तो ये पावर छोटा है तो हमारा ये आ गया। ये समझ आ गया सर, आवृत्ति क्या होगा, अगर ऊर्जा ज़्यादा है, अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो आवृत्ति भी क्या होगा, पक्का जो आ रहा है प्रकाश आपतित हो रहा है उसका प्रकाश का ऊर्जा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसी में आपको मैं नेक्स्ट कंपेरिजन पूछूं, अब इसी में मैं आपको पूछूं कि अब देखिए, आप मुझे ये बताइए, अब तरंग दैर्ध्य के बारे में बताइए, तरंग दैर्ध्य के बारे में बताइए, ऐसा बोल दे तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, दहली तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य ये बोल दूंगा। अब इसके बारे में बताइए, इसका क्या रिलेशन होगा, ये इन दोनों का रिलेशन तो समझ आ गया, ई बड़ा है तो न्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, ये तो समझ आ गया मेरे को। अब दहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताइए, तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, तो बताया तुमको ई बराबर क्या होता है, ठीक है, तो तुमको पता है कि सर ई बराबर होता है एस सी बाय लैम्डा, और हम इसका शॉर्टकट जानते हैं सर, ई बराबर होता है 1240 बटे लैम्डा, बट लैम्डा किस में आता है, इसमें नैनो मीटर में, और ई किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका उत्तर कितना दिया हुआ था, इसका उत्तर दिया हुआ था 5, ये हो जाएगा 1240 बटा लैम्डा, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, देखो 1240 बटा 5, ये समझ आया, 1240 बटा 5 हो जाएगा, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 448 नैनोमीटर, इतना आ जाएगा, सॉरी 248 नैनोमीटर, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 248 नैनोमीटर। अब इसी में दहली निकालते हैं, दहली कितना होगा, तो तुमको पता है कि सर दहली का फॉर्मूला जितना भी है वो सब ऊर्जा की जैसा होता है, वो एस सी बाय लैम्डा होता है, ये भी एस सी बाय लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पर एल सी लैम्डा नॉट लगता है, क्योंकि दहली में हम लैम्डा नॉट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रखते हैं, इसका मान कितना है, 4 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका 2.5, ये 1240 बटे लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट निकाल लेते हैं। तो बस आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ क्या समझाना चाहता हूँ, 1240 बटा 2.5, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1240 को 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 2.5 का भी 10 ऊपर चले गया, ये हो जाएगा 25, ठीक है, 2.5 का, इसका 10 अलग और 2.5 का भी उल्टा, तो 25 चौक 100, 124 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है 124 इंटू 10 इंटू 10, डिवाइड में कितना लिख सकता हूँ 25, क्योंकि 25 का पॉइंट हटा के मैंने 10 लगाया, 25 से 4 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाता है तो 100 होता है, 25 चौक 100, तो 124 गुणित 4 करना है, 124 गुणित 4, 124 गुणित 4 करेंगे तो 4 चौक 16, हासिल है 1, तो ये हो जाएगा 496 नैनोमीटर, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू आ गया 496 नैनोमीटर। ये देखिए, अब देखिए क्या समझ आया सर, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, जिसका तरंग, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है, सर जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है, उसका
क्या भाई, उसका क्या तरंग दैर्ध्य कम है। देखिए ये 248 और ये 496 है, ये 300 के आसपास है, 250 के आसपास है, 500 के आसपास है, लगभग 2 गुना है। इससे क्या समझ आया सर, इससे क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया? तो सर को ये समझना है मेरे भाई, इससे क्या समझ आया सर, अगर मेरी ऊर्जा ज़्यादा है, अगर मेरा ऊर्जा ज़्यादा है, अगर मेरा ऊर्जा ज़्यादा है तो पक्का इस प्रकाश की आवृत्ति भी इसके दहली आवृत्ति से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मेरा ऊर्जा ज़्यादा है तो मेरा ये भी ज़्यादा होगा, और अगर ये दोनों, ये ज़्यादा है, ई ज़्यादा है, तो इसका जो लैम्डा है वो पक्का क्या होगा, लैम्डा नॉट से क्या होगा, कम होगा। मतलब इस टाइम लैम्डा जो है ज़्यादा होगा। इतना समझ आया आपको मैंने क्या बताना चाहा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ई और लैम्डा में इन्वर्स का रिलेशन है, तो एक बढ़ता है तो एक को कम होना पड़ता है। यहाँ पर ई ज़्यादा था, न्यू ज़्यादा है, और ये तीनों ही कंडीशन किस लिए? अगर तीनों में से कोई भी एक चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा कि नहीं होगा। कंडीशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, याद रखना, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे। तो आपको यहाँ तक ये समझ आ चुका है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा? जब आने वाली प्रकाश की ऊर्जा, उसका तरंग दैर्ध्य, दोनों उनके दहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए, पर आने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इतना सिंपल सा है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही है। देखिए ये हमारा क्या है, कोई प्रकाश संवेदी पदार्थ है जिसका फाई है, सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है उसके पास जो ऊर्जा है वो है सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने यहाँ से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला। यहाँ तक क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसके पास होता है के, गतिज ऊर्जा। अब ध्यान समझना, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आया इलेक्ट्रॉन, आया एनर्जी, निकाला इलेक्ट्रॉन, आया विकिरण, निकला कण, ऐसा भी समझ सकते हैं। विकिरण आया है, निकला है कण, इसलिए कण की लाइन को सीधा बनाया, विकिरण को ऐसे जिगजैग बनाया। तो इन विकिरण, ये जो कण निकला है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इतना सिंपल है। देखो, जितना ऊर्जा लेके आया था उसमें से कितना ऊर्जा इसने खाया है, जो बच गया है वो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। कितना ऊर्जा लेके आया था, कितना ऊर्जा इसने खाया है, जो बच गया है वो गतिज ऊर्जा। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो के बराबर कितना होगा, तुम ही बताओ। 10 लेके आया था, 3 खा लिया, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? देखो, के बराबर हो जाएगा ई माइनस फाई। ये आपको रट लेना है मेरे भाई, ये आपको रटना है। के बराबर ई माइनस फाई होता है। इतना क्लियर हुआ क्या? अगर आपको के पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आता है कि सर इसमें से कुछ ऊर्जा, देख जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हो सकता है सर इसमें से कुछ ऊर्जा आपस में जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के कारण कुछ ऊर्जा का नुकसान हुआ हो। तो ये जो ऊर्जा हम लोग निकालते हैं, एक्चुअल में ये जो ऊर्जा है ये मैक्सिमम है, अधिकतम ऊर्जा है। ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा। इससे ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा उसको मिल ही नहीं सकता। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता। ये कौन सा कंडीशन है? आदर्श कंडीशन है। जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सीधा इससे इसको ऊर्जा मिला और इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल गया, तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा जिसको मिल रहा है 7 से कम हो सकता है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, उसका क्या निकाल लिया? गतिज ऊर्जा। अगर मैं इसका गतिज ऊर्जा मुझे पता है, अगर मुझे इसका के पता है, गतिज ऊर्जा पता है, ठीक है, अगर मुझे गतिज ऊर्जा पता है, तो क्या मैं यहाँ से इसका चाल निकाल सकता हूँ? क्या चाल, इसका चाल निकाला जा सकता है कि अगर गतिज ऊर्जा पता है तो? तुम लोग बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं निकाला जा सकता, गतिज ऊर्जा और चाल के बीच संबंध हमको पता है क्या होता है। देखिए क्या होता है, देखो चाल और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है। देखिए तो के बराबर होता है ½ mv का वर्ग। यहाँ तो समझ आया। यहाँ पे जो के है वो किस में होना चाहिए? जूल में होना चाहिए, ठीक है। ये जो द्रव्यमान है किस में होना चाहिए? केजी में। तब जाके जो v है, चाल है, वो किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। लेकिन तुम लोग देखे होंगे कि इस पूरे चैप्टर में जो ऊर्जा है वो कभी भी जूल में नहीं होता है भाई, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व करके चाल निकाल सकते हो। जैसे v बराबर, इसका जो नया फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2k डिवाइडेड बाय m और रूट ऐसे लगा दोगे तो ये चाल का सूत्र बन जाएगा और आंसर किस में आएगा? मीटर पर
सेकंड में। अभी मैंने क्या बताया कि ऊर्जा के आने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा कितना होता है, और किसी भी चीज के पास अगर गतिज ऊर्जा है तो इतना याद रखो कि उसके पास चाल होगा ही, तो उसके चाल का सूत्र ये है। लेकिन दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे तो के को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत लफड़ा है सर। तो एक काम करें ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखो ना। क्या होता है शॉर्टकट, देखो 6×10⁵ यहाँ पर हो जाता है रूट के, और के को किस में रखना है, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सीधा उत्तर आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन के को जूल में रखना पड़ेगा। और द्रव्यमान आपको पता है कि द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 9.1 × 10⁻⁻³ kg होता है। आपको ये सब रखना पड़ेगा, और मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया उससे आप सीधा ऊर्जा इसका चाल निकालेंगे, बस ऊर्जा को साथ रख देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, निकलने वाली का चाल क्या होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं ना, इससे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है। इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से जो आ रहा है उसका है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रकाश का। तो आपको बताना है कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। तो होगा ना भाई, क्योंकि ऊर्जा क्या है, वो ज़्यादा है, तो होगा लिखेंगे, होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। दूसरा यहाँ पर फर्स्ट ये पूछा, सेकंड इसने ये पूछा कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसका, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या होगा, जो निकल रहा है कण उसका क्या होगा। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है सर, हमारा जो के का सूत्र होता है वो होता है k बराबर E-5, k बराबर E को पता है सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है E-5, E का वैल्यू कितना है, तो आने वाली प्रकाश है 6 का, और कार्यफलन 2 का है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए चाल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है चाल क्या होगा, चाल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको पता है कि सर मुझे अगर के पता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मुझे ये पता है कि सर जूल में कितना होगा, 4 × 1.4 जूल में पता चल जाएगा। अगर हमने इसमें 1.6 × 10⁻⁹ का गुना किया तो जूल में ऊर्जा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻⁹ जूल। यहाँ तक समझ आया। मैंने जूल में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है सर अगर मुझे चाल निकालना है तो के बराबर होता है सर ½mv², ये होता है। तो सर मुझे v निकालना है, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 2k हो जाएगा, नीचे m आ जाएगा और ये रूट में आ जाएगा। सर k को यहाँ पे जूल में रखना होता है, ये हमको पता है। मास को यहाँ पर किस में है, kg में रखना होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से v निकल जाएगा, तो यहाँ से v निकालते हैं, कितना आएगा देखिए, 2 × ये कितना है 6.4 × 10⁻⁹, हाँ कि ना। और नीचे कितना आ जाएगा, केजी में मास, आपको इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही होता है, 9 × 10⁻31 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या क्या बाहर आएगा देखिए, कैसे रूट सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। 64 को आप लिख सकते हो क्या, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 64 को आप लिख दीजिए, 6.4 को 64 लिख दीजिए और पॉइंट को हटा के उधर भेज दीजिए, तो 10⁻20 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर 9 × 10⁻31 ऊपर जाके +31 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो v का वैल्यू क्या आ गया देखिए, 9 बाहर आ जाएगा 3, 64 बाहर आ जाएगा 8, और ये 20, ये -11 +31, तो ये हो जाएगा +11 हो जाएगा, 10⁻11। 11 को एक काम कीजिए, 10 × 10 लिख दीजिए, 10⁻10 × 10⁻1 क्या हो जाएगा, 11 ही हो रहा है। और तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर होता है उसका हाफ बाहर आता है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 8/3 × 10⁻5, और अंदर क्या बचा है देखिए 20 किसके क्लोज है, तो 20 क्लोज है हमारा 4 का 16 होता है, तो ये हो जाएगा, और 4.4 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 4.5 ले लेते हैं, 4.5 के आसपास हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 3 से कितने फार में जाएगा, 1.5 टाइम्स में जाएगा। तो हमारा v का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, तो 8 × 15, 15×8 15×8 120, तो 12 × 10⁻5, इसको आप लिख सकते हैं
1, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या निकाल लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता चल चुका है कि क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में भी पता है, अब उसका चाल भी आपको पता चल गया। लेकिन मैं यहाँ से सिखाना क्या चाहता था, आप देखिए, मैं आपको यहाँ से ये सिखाना चाहता था कि आप चाहते तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी बना सकते थे। ये जो आंसर है मैं विद शॉर्टकट भी ला सकता हूँ। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, क्या बताया देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया। अब इसके आगे देखिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, देखिए तो मैंने आपको बताया था कि v बराबर आप याद रख सकते हैं 6 इंटू 10⁵ रूट के किस में रखना है बोला था मैंने आपको, तो के मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ये मैंने आपको बोला था। तो v बराबर क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू 10⁵ रूट के को क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ रूट के की जगह क्या रख सकते हैं, मतलब 4 रखा, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 12 इंटू 10⁵, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ आया कि हम चाहे तो इसको इस शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, ये शॉर्टकट उसी से आया है, इस शॉर्टकट से भी हम इसको चाहे तो बना सकते थे, इससे हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसके पास केवल गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या है, K = E-5। ये आपको जन्म जन्मांतर तक याद रखना है। K अगर है किसी चीज के पास, अगर गतिज ऊर्जा है मेरे भाई, तो उसके पास चाल भी होगा, ये चीज क्लियर रखना है। कोई भी चीज जब चाल में होता है, किसी गति में होता है, तभी उसके पास गतिज ऊर्जा होता है। तो चाल निकालने का भी शॉर्टकट सूत्र आपको पता है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को देखते हैं। ये क्लास 12th और थ्योरी वाले पार्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। इसमें क्या बताया मैंने, टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश, टॉपिक का नाम है देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है टॉपिक को, तो हमको पता होना चाहिए कि हर्ट्ज हॉलबॉक्स एवं लेनार्ड ने 1800, कब से 1887 से लेके 1888 तक प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में प्रयोग किया। तो किन किन लोगों ने प्रयोग किया है, हर्ट्ज, हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने, इन तीनों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में प्रयोग किया। इन तीनों का प्रयोग लगभग क्या था, सेम ही था। तीनों ने लगभग सेम टाइप का ही अरेंजमेंट किया था, प्रयोग किया था। हम एक बार में ही तीनों का देख लेते हैं क्या था, एकदम ध्यान से देखना भाई। इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली, ठीक है, मैं बना रहा हूँ डायग्राम, आपको वैसा करना है। आपको ऐसा करना है, देखिए ऐसा विसर्जन नलिका ले लिया, यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा रखा। अभी बस आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे लगा होगा एक वोल्ट मीटर, इधर से लगा होगा एक, ये सिर्फ आपके 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कंपटीशन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है फिर से बनाना पड़ेगा भाई, कुछ त्रुटि हो गया है, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है,
ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा लिया, यहाँ पर भी एक टुकड़ा लिया गया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ पर माइक्रोमीटर ऐसे लगाया गया, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अभी जो मैं अरेंजमेंट बना रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना। अब नीचे आएगा एक प्रतिरोध, इसके नीचे लगा हुआ एक कुंजी, और यहाँ पर एक बैटरी। नेगेटिव करते हैं ऐसे, प्रकाश विद्युत प्रवाह। यहाँ से कौन आ रहा होगा? प्रकाश। ये क्लियर हुआ? ये RH है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा ही अरेंजमेंट किया था किसने? तीनों ने लगभग ऐसे ही अरेंजमेंट करके प्रयोग किया है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम बोलते हैं विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका। इसके अंदर ये किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है, आप याद रखना, क्वार्ट्ज या ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। यहां से कौन अंदर घुस रहा है? यहाँ से ऐसे 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 कौन अंदर घुस रहा है भाई? यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन घुस रहा है? तो यहाँ पर याद रखना जब प्रयोग किया गया था उस समय यूवी रे, यूवी प्रकाश को लिया गया था, यूवी पराबैंगनी प्रकाश को लिया गया था। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है परिवर्ती प्रतिरोध। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। परिवर्ती प्रतिरोध ये हमारा है। ये हमारा क्या है? कुंजी है। और ये हमारा है बैटरी। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ले लो। ये हमारा है उच्च तनाव, मतलब बहुत हाई वोल्टेज बैटरी, उच्च तनाव वाला बैटरी। यहाँ तक क्लियर रखना, ठीक है। अब देखो इन्होंने तीनों ने प्रयोग किया तो क्या देखा कि जैसे इस ग्लास के अंदर हम लोगों ने निर्वात रखा है, कोई भी कण नहीं रखा है, मतलब कोई भी गैस नहीं है, ये निर्वात है, मतलब कोई भी गैस नहीं है। जब गैस ही नहीं है तो कोई परमाणु नहीं होगा, परमाणु नहीं होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, जैसे ही ये इधर आया प्रकाश और इससे टकराया, ये मेटल का टुकड़ा है, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पर देखो ये क्या है? मेटल का टुकड़ा। ये मेटल का टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा। ये कौन से मेटल को लिया गया था? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे जिंक को लिया गया था जब प्रयोग किया गया। जिंक को लिया गया था, प्रकाश को यहाँ पर अंदर आने दिया गया। तो फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ जाने लगे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ जाने लगे, और यहाँ पर हमको एक करंट मिलने लग गया। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश को जैसे ही भेजा तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर की तरफ जाने लग गया। इधर की तरफ क्या था? कैथोड। इधर की तरफ क्या था? कैथोड। इधर की तरफ क्या था? एनोड। यही था अरेंजमेंट। तो ये देखा गया कि जैसे ही यहाँ पर प्रकाश पड़ता है मेटल पे तो यहाँ पर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगता है। यही प्रायोगिक अरेंजमेंट था। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद आपको थ्योरी अपने से लिख सकते हो, बुक से पढ़ के लिख सकते हो, कुछ नहीं था। हर्ट्ज हॉलबॉक्स लेनार्ड ने 1887 से 1888 तक प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में प्रयोग किया। इसमें इन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया। विसर्जन नलिका के अंदर निर्वात, मतलब कोई भी प्रकार का गैस नहीं लिया था। इसमें जिंक का एक धातु था, इसमें प्रकाश रे आके इसमें से टकराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर तक गया। हमको पता कैसे चला इलेक्ट्रॉन इधर तक गया? हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अरे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखा है। एक्चुअल में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो ये देखा गया कि यहाँ पर एक धारा मिलने लगा। अगर मैं यहाँ से प्रकाश को आने से रोक देता हूँ तो कोई भी धारा नहीं मिलता है, मतलब प्रकाश के आने से ही धारा बहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रकाश विद्युत धारा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? यही प्रायोगिक अरेंजमेंट था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके आगे देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको, इसमें क्या हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे थ्योरी क्या था। यहाँ प्रकाश के आने से धारा प्राप्त हुई तो इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट चीज पढ़ाने वाला हूँ वो है प्रकाश विद्युत सेल।
जो प्रकाश विद्युत धारा का प्रयोग हुआ है ऐसे ही सेम प्रकाश विद्युत सेल होता है। इसका थ्योरी आप बुक से और पढ़ लेना, अगर आपको 12th में हो तो। बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना कुछ खास नहीं। प्रकाश विद्युत प्रयोग जो किया गया था उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट था। अब इसके आगे बढ़ते हैं ना, प्रकाश विद्युत सेल पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल और प्रकाश विद्युत प्रभाव को मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया क्योंकि दोनों का डायग्राम लगभग सेम है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? प्रकाश विद्युत सेल क्या है? जिसमें प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसका डायग्राम कैसे है, देखिए एक बार। अब इसका डायग्राम देखिए, सेम वैसा ही डायग्राम है, बस इस मतलब सेम वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत अलग है। देखिए जैसे यहाँ पर भी एक क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक जिसमें प्रकाश आए, तो यहाँ पर एक धातु का टुकड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक कैथोड होगा, ये कैथोड होगा, ये कैथोड होगा, ये कैथोड होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये एक बंद होगा एक चैम्बर के अंदर ऐसे। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा होगा और यहाँ पर लगा होगा एक बैटरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये कांच का बना हुआ है, ठीक है। ये प्रतिरोध है, ये है प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध। मतलब समझिए कि ये प्रकाश विद्युत सेल से जो हमको यूज़ हो रहा है हम इस प्रतिरोध में ले सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, देखिए बीच में हम लगा देते हैं माइक्रोमीटर, क्योंकि धारा बहुत कम मिलता है तो ये प्रकाश विद्युत धारा को कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोमीटर लगाते हैं इस प्रतिरोध में। यहाँ से प्राप्त होने वाली धारा, जैसे ये आपको मैंने बताया कि ये क्या है आपका, ये आपका कैथोड है, कैथोड, और यहाँ पर ये है आपका एनोड, ये है एनोड। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या निकलता है, जैसे ही प्रकाश यहाँ पर टकराता है यहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही धारा कहलाता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, एक धारा मिल जाता है, यहाँ पर हमको एक धारा मिल जाता है आई। यहाँ तक क्लियर हो? एक धारा मिल जाता है, और इस धारा, ये जो हम लोगों ने लगाया है बैटरी, ये बहुत कम वोल्टेज का है। ये जो धारा मिलता है हमको मेनली यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो प्रकाश के कारण मिलता है। कैसे पता चला? जैसे ही हम इसको बंद करते हैं ये धारा मिलना बंद हो जाता है। तो ये कैथोड है, वो एनोड है। कैथोड मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनोड मतलब जहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमेशा धारा कहाँ से कहाँ बहता है, धन से ऋण की। तो आप देखो ध्यान से देखोगे तो ये धन है, ये धन है, और ये हमारा क्या है, ऋण है। एक सेकंड, मैंने उल्टा बना दिया डायरेक्शन। ये जो है ये इधर से इधर बहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे ऐसे बहेगा, धारा ऐसे बह रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये हमारा प्रकाश विद्युत सेल है। बहुत ही आसान टॉपिक है। प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हम लोगों ने एक प्रकाश विद्युत सेल बनाया। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? जिसमें प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत सेल। लेकिन ये तो बहुत आसान था, अभी तक से हम लोगों ने जो पढ़ा बहुत आसान था। अब इसके बाद एक निरोधी विभव आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान समझना, निरोधी विभव क्या है, एकदम ध्यान से समझोगे तो बहुत मस्त से समझ आएगा निरोधी विभव क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निरोधी विभव। निरोधी विभव, ये सब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना। अब निरोधी विभव क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखें। विभव, ऐसा लिखिए, वह विभव जिसके कारण, वह विभव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को गति अवस्था से विरामावस्था में लाया जाए, वह निरोधी विभव है। निरोधी
विभव। अब मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, ध्यान समझना, विरोधी विभव यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निरोधी विभव हो क्या रहा है। देखिए अभी तक से आप लोगों ने क्या देखा कि सर क्या देखा आपने कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ कि ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता, यहाँ पे कोई धनात्मक नहीं होता, यहाँ पे कोई धन सिरा नहीं होता धनात्मक, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई धनात्मक ना हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कहीं भी जा सकता है। अरे मेरे भाई यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश के कारण क्या हो, अगर यहाँ पे धनात्मक नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। अगर ये ना हो, अगर धनात्मक ना हो तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता है रास्ता, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जा सकता है ना। जैसे यहाँ पे टकराया, अब टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, कोई नीचे चले गया, कोई ऊपर चले गया, इधर उधर चले गया, धनात्मक ना हो। तो आप लोगों ने ये देखा कि सर अगर धनात्मक ना हो तो कहीं भी जा सकता है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इससे क्या होगा, क्या हम कहीं भी धारा पहुंचा सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई दिशा नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, सर अगर मैं यहाँ पर एक धनात्मक लगा दूँ, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे जब धनात्मक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे जब मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर जब मैं एक धनात्मक लगाता हूँ तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे जो इधर उधर जा रहे थे, यहाँ पे जब हम एक धनात्मक लगाते थे, धन पॉजिटिव धनात्मक लगा रहे थे, धन सिरा धन आवेश लगा देते, धन आवेश, जब यहाँ पे एक धन आवेश लगा देते हैं, ठीक है, ये तो ऋण आवेश था ही, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, तो ये जब धन आवेश लगा देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर की तरफ जाने लग जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या हो जाता है, इधर की तरफ हो जाता है, और हमको एक धारा प्राप्त होती है। इतना समझ आया धन आवेश लगाने से क्या होगा, तो धन आवेश लगाने से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश की तरफ जाने लग जाते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अब धन आवेश लगाया तो ये हुआ, अब इसका उल्टा सोचिए, देखिए एक बार इसको मैं दिखा रहा हूँ कुछ एक साथ, ठीक है। देखिए प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, धनावेश लगा होता है तो इधर चले जाता है। अगर ये धनावेश नहीं लगा होता, प्रकाश विद्युत सेल में ये धनावेश नहीं लगा होता, अगर ये धनावेश नहीं लगा होता तो क्या होता, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाता, क्या नहीं जाता। जैसे इलेक्ट्रॉन, जो धनावेश नहीं था, ये धनावेश जब नहीं था तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर रहा था। जैसे ही मैंने धनावेश लगाया क्या हुआ, ये सब इधर की तरफ जाने लग गए। तो धनावेश इसलिए लगाना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर मत जाए, यहाँ पर जाए और इधर यहाँ पर वायर में ये फ्लो होने लग जाए, इसलिए धनावेश आवश्यक है। आपने देखा होगा कि रात को जब बिजली चमकता है, बिजली जब चमकता है तो देखना बिजली कहीं भी ऐसा रैंडमली ऐसे चमकता है, बिजली ऐसे चमकता है ना, ऐसे चमकता है बिजली, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये जो बिजली चमक रहा है, जो विद्युत बन रहा है, उसका कोई दिशा नहीं है। लेकिन अगर नीचे में पेड़ हो तो ये सारे मिलकर इधर की तरफ बहने लग जाते हैं। और ये जो धारा पहले अलग अलग था तो इसका मान बहुत कम था, इसकी शक्ति बहुत कम थी, अभी धारा एक साथ आ गया था, इसका मान क्या हो गया था, बढ़ गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ऐसे इसको भी समझ सकते हैं। इसीलिए प्रकाश विद्युत सेल में यहाँ पर छोटा सा धनावेश हम लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा था वो देखिए। अब देखिए निरोधी विभव क्या है, आखिर वह विभव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को गति अवस्था से विरामावस्था में लाया जा सके। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ये कैथोड है, कैथोड, ये है एनोड, ठीक, ये है एनोड। अब देखिए आपने क्या चालाकी किया, आपने इसको नेगेटिव कर दिया। अब नेगेटिव आवेश क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, इधर की तरफ से रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, क्योंकि ये भी ऋण है, ये भी ऋण आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये आगे क्यों जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था गतिज ऊर्जा के कारण। ये आगे क्यों जा रहा था, गतिज ऊर्जा के कारण आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, ये गतिज ऊर्जा के कारण आगे जा रहा था। और ये रुक क्यों रहा है, ये रोक क्यों रहा है, ये रोक क्यों रहा है, ये नेगेटिव आवेश रोक क्यों रहा है, ये नेगेटिव आवेश रोक क्यों रहा है, यह इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है भाई, क्योंकि ये भी ऋण आवेश है, क्योंकि यह भी ऋण आवेश है। तो ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है,
गतिज ऊर्जा है और ये जो आवेश है ये एक दूसरे मतलब ये जो गतिज ऊर्जा है ये आगे जा रहा है और ऋण आवेश उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अगर इसको पूरी तरह रोकना है मतलब गतिज पूरी तरह रोकने का मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा को जीरो करना है। अगर इसको जीरो करना है तो आवेश के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, जितना गतिज ऊर्जा है। अरे मेरे भाई ये 10 की स्पीड से जा रहे तो वो 10 की स्पीड से ही रोकना चाहिए। ये 10 की ऊर्जा से जा रहा है तो 10 की ऊर्जा से ही रोकना चाहिए। ये आवेश के पास जो ऊर्जा होता है वही ऊर्जा इनके पास भी होना चाहिए। तो दोनों बराबर होंगे तभी तो आवेश किस इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, विरामावस्था में आएगा। अभी तो गतिज ऊर्जा के कारण आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का विरामावस्था, इलेक्ट्रॉन का विरामावस्था इसी को बोलते हैं रुकना। रुकना, ये रुकता क्यों है, रुकना क्यों होता है। तो देखिए जब हमारा गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का किसके बराबर हो जाए, विभव के ऊर्जा के बराबर हो जाए, जब विभव की ऊर्जा के बराबर हो जाए गतिज ऊर्जा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये विभव जिसमें ये गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए यही विभव निरोधी विभव है, क्योंकि यही विभव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को रोकेगा। तो यहाँ तक समझ आए। अब 100 बात की एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, इसका गतिज ऊर्जा और इसका जो निरोधी विभव है उसकी ऊर्जा क्या होती है, तो ये होता है Q इंटू वी नॉट। बस ये याद रखना, ये जो गतिज ऊर्जा है और ये जो विभव की ऊर्जा है वो होता है Q इंटू वी नॉट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, Q इंटू वी नॉट। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे ये किस में है, जूल में, ये जूल में है। आवेश किस में है, आवेश किस में होता है जी बताइए, कूलाम में। और ये किस में है, ये हमारा विभव है, विभव, ये हमारा विभव है और इसी को क्या बोलते हैं हम, निरोधी विभव। ये निरोधी विभव किसका है, तो ये हमारा है, ये हमारा निरोधी विभव है। यहाँ तक देखते हैं, निरोधी विभव है। और इसका जो हमारा होता है ये किस में होता है, देखिए ये हमारा होता है किस में, वोल्ट में। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। ये गतिज ऊर्जा जो होता है वो Q इंटू वी नॉट के बराबर होता है। ये वी नॉट क्या है, निरोधी विभव, जिससे ये गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ये विभव की ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, दोनों बराबर हो जाएगा और एक दूसरे के अपोजिट है तो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। ये जूल में है, वो वोल्ट में है। ये अब सपोज करो गतिज ऊर्जा का मान है, गतिज ऊर्जा का मान है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला था ये जूल में है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आप याद रखना, अगर कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये है, ये हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा बराबर Q इंटू डेल वी नॉट। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गुना कर देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई का मल्टीप्लाई कर दिया और आवेश किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही तो आवेश लिख रहे हैं तो ये वी नॉट हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया 10। इससे क्या समझ आया सर कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ से आप सीधा याद रख सकते हैं, यहाँ से सीधा आप क्या याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ से सीधा आप क्या याद रख सकते हैं, यदि K बराबर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि K बराबर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि K बराबर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव, तो निरोधी विभव क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या। अगर K बराबर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ। यदि K बराबर 20 जूल है तो V नॉट बराबर 20 वोल्ट होगा क्या, नहीं ये गलत है, 20 जूल है तो नहीं होगा, 20 जूल है तो नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 20 वोल्ट तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये 20 वोल्ट होगा। ये समझ आया, जूल में नहीं होगा। ऐसे भी हमारे पूरे चैप्टर में हमारा K हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है। तो सीधा सिंपल सा बात ये है मेरे भाई कि निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव एनोड पर वह विभव है जिसके कारण निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव एनोड पर वह विभव है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिमान से विरामावस्था में आ जाता है। हमको निरोधी विभव कितना लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा जितना काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमको 20 का निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। निरोधी विभव हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां तक समझ आया। अब देखिए इसके बाद जो पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया आप लोग को। मैंने निरोधी विभव के बारे में बता दिया। अब नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जितना भी बताया है अभी आपको ये सब ध्यान रखना है अभी,
तभी ये समझ आएगा अच्छे से। ये हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में ही पढ़ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया अभी, ये आप ध्यान रखना भाई, जितना भी बताया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान समझना भाई, ठीक है। यहाँ तक देखिए, तो निरोधी विभव कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक होना चाहिए? निरोधी विभव, फर्स्ट पॉइंट, निरोधी विभव मतलब V नॉट कैसा होना चाहिए? तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव पोटेंशियल होता है, निगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है विभव, निगेटिव होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निरोधी विभव कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है तो ये कितने का होगा? -20 वोल्ट का होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि निरोधी विभव क्या है, कैसे करना है। और ये कौन सा है? ये इसको हम लोगों ने क्या बोला था? एनोड बोला था। तो एनोड पर जो विभव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। यहाँ तक क्लियर हुआ कि एनोड पर जो विभव है हम उसको क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? किसी धातु पे प्रकाश के आने से जो निकलता है उसको हम निरोधी विभव बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये 20 है, ये भी 20 होगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो। यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, K बराबर होता है K काइनेटिक ऊर्जा बराबर Q इंटू V नॉट। ये निरोधी विभव का सूत्र है। जब ये जूल में होगा, ये आवेश इसमें होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ, वो ग्राफ आपको याद भी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ भाई। देखिए किन के बीच बना रहा हूँ ग्राफ, देखिए भाई। अब देखिए मैं ग्राफ कैसे बनाने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आपको पता है कि सर इधर मैं लिख देता हूँ एनोड का विभव, एनोड का विभव, एनोड का विभव, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धारा, धारा का मान, ठीक है। अब आपको पता है सर, जब ये धन, जब यहाँ से यहाँ पर जब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने को ही क्या बोलते हैं? धारा। क्या धारा के निकलने के लिए इधर कोई विभव होना जरूरी है क्या? तो आप बोल सकते हैं सर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विभव तो किसके कारण निकल रहा है? इस धारा के यहाँ पर टकराने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है धारा, तो यहाँ पर जो विभव होगा एनोड का वो 0 होगा, फिर भी धारा का कुछ मान होगा, हाँ कि ना? कुछ धारा इधर भी जा रहा होगा, इधर इस धारा का मान सपोज 30 एम्पियर है, 30 एम्पियर नहीं 30 माइक्रो एम्पियर है। मतलब विभव 0 है इधर, तो भी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इससे थोड़ी मतलब है कि इधर क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन हाँ, पूरा इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ सामने जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा कुछ धारा का मान मिलेगा, जबकि हमारा विभव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एनोड का विभव क्या है? इस बिंदु पर 0 है, हाँ कि ना? लेकिन जैसे ही मैं इधर का विभव धनात्मक कर दूंगा, इधर मैं अगर धनात्मक विभव कर दूंगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ जाने लग जाएंगे। तो हमारा धारा का मान जो पहले 30 माइक्रो एम्पियर था, वो हो सकता है वो 50 माइक्रो एम्पियर हो जाए। यहाँ तक समझे? मतलब धनात्मक बढ़ाने से हमारा धारा का मान भी क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन ना ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक टाइम तक, इसको बढ़ाने से हमारा क्या हुआ? जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर जा रहे थे वो भी इधर जाने लगे। जैसे से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे तो हमारा धारा का मान भी क्या हो गया? बढ़ने लग गया। लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक टाइम में पूरा अलाइन हो गया। हम लोगों ने इसको इतना बढ़ा दिया कि पूरा सीधा हो गया। इसको हम बढ़ाते गए, ये बढ़ते गए, ये पूरा सीधा हो गया ऐसे, और बढ़ते गया। लेकिन एक टाइम के बाद मैं इसको कितना भी बढ़ाऊं, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना था और इधर उधर जा रहा था वो पूरा अलाइन हो चुका था। उसके बाद मैं इसको कितना भी बढ़ाऊं, हमारा और धारा का मान बढ़ नहीं रहा था, मतलब और इलेक्ट्रॉन सीधा जाने नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलता था वो सीधा ही जा रहा था। अब मैं इसको कितना भी बढ़ाऊं तो और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जितना निकल रहा था वो जा रहा है, जितना निकल रहा है जा रहा है। और इसको मैं कितना भी बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन के निकलने का दर तो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पे। इसीलिए यहाँ पर देखो एक टाइम ऐसा है कि मैं इसको कितना भी बढ़ाऊं, इधर के एनोड के विभव को मैं कितना भी बढ़ाऊं, धनात्मक में मैं कितना भी बढ़ाऊं, ये क्या हो गया? धारा का मान बढ़ना बंद हो गया। यहाँ तक ये धारा का मान बढ़ा है, यहाँ पर I मैक्स है, धारा का मान यहाँ तक बढ़ा और इसके बाद बढ़ना बंद हो गया। यहाँ तक समझ आया? इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनोड पर धनात्मक विभव, एनोड पर धनात्मक विभव। यहाँ तक हमारा एनोड का विभव बढ़ाने से धारा का मान बढ़ रहा था। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर धारा का मान बढ़ना बंद हो गया, यहाँ पर I मैक्स हुआ। जहाँ पर धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है इसको संतृप्त धारा बोलते हैं, संतृप्त धारा। संतृप्त मतलब और तृप्त नहीं हो सकता, और तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता भाई। तृप्ति मतलब पूरा सेटिस्फाइड है, तृप्त है, संतृप्त धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेशन
करंट, यहाँ तक ये मिल गया हमको, यहाँ तक समझ आया ग्राफ कैसे बना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अगर मैं इस धन को निगेटिव कर दूं और निगेटिव को मैं बढ़ाते रहूं तो धीरे धीरे धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको निगेटिव करूंगा, ये इसको निगेटिव करूंगा, इलेक्ट्रॉन रुकना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रुकना स्टार्ट कर देंगे, और एक टाइम ये निगेटिव को मैं जितना बढ़ाऊंगा, इस निगेटिव को मैं जितना बढ़ाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन और रुकना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इधर निगेटिव में आता हूँ, ऋणात्मक में आता हूँ, ऋणात्मक में आता हूँ, ऋणात्मक विभव में आता हूँ, तो धनात्मक इधर का ये धारा का मान क्या होते जाता है, कम होने लगता है, और कम होते 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 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब मैंने निगेटिव को इतना बढ़ाया कि धारा का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एनोड पर वह विभव जहाँ पर धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। आया समझ, क्या हुआ देखो, सिंपल सा चीज है भाई, ये आया टकराया, लाइट आया टकराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन के कहीं भी निकलने के कारण यहाँ पे धारा आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का बहना ही धारा है। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ था नहीं, यहाँ पर कोई विभव है नहीं, फिर भी धारा आ रहा है, तो धारा को समान था। जैसे यहाँ पर मैंने एक धनात्मक लगाया तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने लग गए, इसको बढ़ाने से और इलेक्ट्रॉन आने लग गए, जो इधर उधर बिखरे थे, जो दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन थे सब इधर ही बहने लग गए, इधर की तरफ, तो धारा का मान बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा है कि मैं इसको बढ़ाया लेकिन ये धारा का मान बढ़ नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे सब अलाइन हो चुके थे, सब एक लाइन में बहने लग गए थे, तो मैं इधर को कितना भी बढ़ाऊं धनात्मक, ये बढ़ेगा नहीं। उसके बाद मैंने इधर को ऋणात्मक किया, इधर के विभव को क्या कर दिया, ऋणात्मक कर दिया। जैसे ऋणात्मक किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, देखा भाई सामने ऋणात्मक है, तो इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी, इनके बहने की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, और एक टाइम मैंने ऋणात्मक को इतना बढ़ा दिया कि ये बहना ही बंद हो गया। ये जैसे ही निकले, देखा भाई, अरे भाई जैसे ही निकले देखा सामने तो ऋणात्मक है, तो वो क्या हो गया, वहीं पर रुक गए। वो जहां पर रुक गए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। यहां तक समझ आया क्या, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो इसके बाद देखते हैं ना, इसके बाद देखते हैं, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये संतृप्त धारा है, ये एनोड पर धनात्मक विभव है, ये ऋणात्मक विभव है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम धारा मिलती है, यहाँ पर हमको, यहाँ से हमको धारा बढ़ना स्टार्ट होता है जैसे हम एनोड पर बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसको संतृप्त धारा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको, यहाँ तक आपको आना ही चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सब प्रकाश विद्युत प्रभाव का है। हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में सबसे पहले थ्योरी पढ़ा, फिर फॉर्मूला पढ़ा, के बराबर ई माइनस फाइव पढ़ा, फिर चाल पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन पढ़ा, जिसमें हर्ट्ज है, हॉलबॉक्स है, लेनार्ड है। उसके बाद हम लोगों ने वो डायग्राम देखा, फिर हम लोगों ने प्रकाश विद्युत सेल देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा, निरोधी विभव देखा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे क्या है, देखें ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश विद्युत सेल से प्राप्त जानकारी, जो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत सेल से प्राप्त जानकारी। तो सबसे पहला जानकारी हमको क्या मिला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना सर, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है E-5 होती है। यहाँ तक समझ आया क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका गतिज ऊर्जा के बराबर होता है E-5, ये समझ आया सर। जो V होता है ना सर, वो होता है 6 × 10⁵ होता है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है। यहाँ तक समझ आया, ये समझ आया आपको। दूसरी चीज़, प्रकाश विद्युत प्रभाव से और क्या जानकारी मिला, तो यहाँ पर देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप याद रखना कि हाँ, कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या जानकारी में, देखो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे, जो लाइट आ रहा था, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ा। पहली बात, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ा, मतलब प्रकाश की तीव्रता को अगर मैं इंटेंसिटी बोलूँ, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। ये करंट जो था वो इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ तक समझ आया क्या, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर करंट भी बढ़ा। और करंट क्या होता है, तो करंट होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे समय। यहाँ तक समझ आया क्या, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं सर, कि अगर मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूँ तो धारा बढ़ रहा है, तीव्रता से क्या बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है,
और धारा बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ रहा होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ तक समझ आया क्या? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से ये जानकारी मिला कि तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तीव्रता और धारा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधा लाइन बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना धारा का मान बढ़ेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया? देखो अब कुछ एजम्पशन, यहाँ पर क्या बोला गया देखिए, धारा, ऐसे लिखिए, एक फोटोन द्वारा अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ टकरा रहा होगा। तो यहाँ से कौन टकरा रहा है? बोला फोटोन। तो फोटोन से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? सर तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ता है, धारा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करता है? फोटोनों की संख्या पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोनों की संख्या। यहाँ तक समझ आया क्या आपको? ठीक है। चौथा पॉइंट क्या? चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखो क्या देखा गया, दूरी, स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसे दूर करने पर, स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसे दूर करने पर तीव्रता कम हुई। तीव्रता तो कम होगी ना भाई, तीव्रता कम हुई एवं धारा का मान घटा। धारा का मान घटा। यहाँ तक समझ आया क्या आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आया? छठवां पॉइंट देखो, अच्छे से समझना भाई। छठवां पॉइंट देखो, और क्या देखा गया? यह मतलब कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रिया। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है? विथ इन अ सेकेंड, तुरंत प्रकाश आया इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश आया इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश आया इलेक्ट्रॉन निकला। तात्क्षणिक प्रक्रिया है। इसको होने में 10⁻9 सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कई गुना छोटा, बहुत ही, हम देख भी नहीं सकते इतना फास्ट। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रिया 10⁻9 सेकंड में होता है। इतने कम टाइम में होता है, इतना तात्क्षणिक है ये। आया समझ? यहाँ तक ये तात्क्षणिक प्रक्रिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया गया तो क्या क्या पता चला? सातवां देखो, प्रकाश का रंग बदलने से मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश आ रहा था उसके सामने लाल रंग का फिल्म रख दिए या प्लास्टिक रख दिए तो लाल हो गया, हरे रंग का रख दिए तो हरा हो गया। तो रंग बदलने से मतलब होता है कि आवृत्ति का बदलना, ठीक है। प्रकाश का रंग बदलने से आवृत्ति का बदलना, ठीक है। आवृत्ति के बदलने से, प्रकाश का रंग बदलने से, आवृत्ति के बदलने से धारा में कोई बदलाव, ये सब मैं अभी प्रूफ भी करूंगा ना, कोई बदलाव नहीं आया। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? ठीक है। जो मैंने बोला है पहले उसको समझो, जो मैंने लाइन बोला है उसको समझो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे याद रखते हैं, कैसे समझते हैं, मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहले यहाँ तक समझो। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझो। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझो भाई। जो भी मैंने लिखा है, मैंने क्या क्या बोला है देखो एक बार।
मैंने क्या क्या बोला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश विद्युत सेल से प्राप्त जानकारी क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो E-5 होती है, V बराबर हमारा 4 हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। सबसे पहली बात, प्रकाश जितना तीव्रता होगा, तीव्र मतलब उसका पावर जितना 100 वाट का है तो ज्यादा रोशनी देगा, 200 वाट का है तो और ज्यादा, जितना तीव्र प्रकाश होगा उतना ज्यादा धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन धारा के मान को आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। धारा का मान को किससे मतलब है, तीव्रता से मतलब है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तीव्रता और कैसे डिपेंड करती है, तो दूरी को कम ज्यादा करने से भी तीव्रता फर्क पड़ता है। मतलब ये यहाँ से लाइट आ रहा है, जहां से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, इसको दूर कर दूं तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, प्रकाश का कम हो जाएगा, तो धारा यहाँ से जो निकल रही वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब मैं समझाने जा रहा हूँ ना, इसके बाद 8th पॉइंट में देखो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने K पढ़ा, K बराबर क्या पढ़ा, E-5। ये जो K है ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ तक समझ आया, ये इलेक्ट्रॉन का है। ये जो E है ये किसका है, प्रकाश का है। और ये जो 5 है ये किसका है, वस्तु या पदार्थ का है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान समझना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आप लोगों ने ये तो समझा, जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसको समझना है, इसके अंदर मैं सब चीज समझाऊंगा, अच्छे समझना। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा K बराबर E-5 होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि सर E की जगह मैं लिख सकता हूं, सर E को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं E को समझूं तो K बराबर मैं लिख सकता हूं hc/λ, और इसको लिख सकता हूं hc/λ0। यहां तक समझ आया। ठीक है, क्या यहाँ पर कहीं भी फोटोनों की संख्या दिख रहा है क्या यहाँ पर कहीं भी तीव्रता दिख रहा है क्या, कहीं भी। अगर मैं K को चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता था, hν - hν0। यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है क्या, जो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से क्या समझ आया सर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करता है ऊर्जा पे, किसके, प्रकाश के ऊर्जा पे निर्भर करता है। और ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, आपको पता है कि ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है, प्रकाश के लैम्डा पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर, और प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक अच्छे से समझना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि K की जगह हम निरोधी विभव भी लिख सकते हैं, निरोधी विभव के फॉर्म में। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया, K बराबर होता है hc/λ माइनस hc/λ0। ठीक है, और K की जगह क्या लिख सकते हैं, Q × V0 निरोधी विभव के टर्म्स में, तो hc/λ माइनस hc/λ0। यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पर अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूँ तो आवेश को E लिख सकता हूँ V0, तो hc/λ माइनस hc/λ0। तो V का सूत्र जो हो जाएगा V0 बराबर हो जाएगा hc/λE माइनस hc/λ0E। यहाँ तक आपको समझ आया जो मैंने बोलना चाहा। ये हमारा निरोधी विभव का सूत्र हो गया। और ऐसे आपको कभी भी निरोधी विभव निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो वही निरोधी विभव के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो भी बताया अच्छे समझना। गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, उसके बाद निरोधी विभव क्या होता है वो मैंने बताया। गतिज ऊर्जा को ही निरोधी विभव कह सकते हैं अगर गतिज ऊर्जा किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 300 नैनोमीटर है तथा देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, तथा पदार्थ का दहली
तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है, तो प्रकाश द्वारा पदार्थ में आपतित होने के पश्चात प्रकाश द्वारा पदार्थ में आपतित होने के पश्चात निकलने वाले, कौन निकलता है भाई, कौन निकलता है बताओ, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ये आपको बनाना है, चलिए बनाइए इसको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि जो निरोधी विभव होता है, सॉल्यूशन ना, देखो जो निरोधी विभव है V0 वो काइनेटिक एनर्जी ही है, ये मैंने आपको बताया। बस ये किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये किस में होता है, वोल्ट में, ये मैंने आपको बताया। ये वोल्ट में होता है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व करते हैं ना। तो आपको पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है E-5 होता है, हाँ कि ना। अब E का मान क्या है, E का मान क्या है, तो E होता है SC बाय लैम्डा। SC क्या होता है 1240, अगर लैम्डा किस में है, नैनोमीटर में, तो 1240 बटे क्या कर दोगे 300, तो ये कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझ आया, ये तो E निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, फाइव बराबर क्या होता है SC बाय लैम्डा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1240 बटे 400, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा देखो, अब यहाँ पे हमारा देखो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ, E का मान कितना है 4.1, ये कितना है 3.1, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ कि ना। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमारा निरोधी विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ आया क्या आपको? तो मैंने आपको क्या सिखाया, इतना आसान सा तरीका सिखाया है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम निरोधी विभव भी निकाल सकते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है वो है ग्राफ, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ तक आप पढ़ लेंगे तो मैं इसके बाद अच्छे से सारे टॉपिक के क्वेश्चन 15-20 अच्छे क्वेश्चन लेके हम सिर्फ एक वीडियो में क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। अगर आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे तो आपको हर चीज़ समझ आएगा। क्वेश्चन आपको खुद से लगा सकते हैं बुक से वगैरह से, जहाँ से जिसमें सॉल्यूशन भी हो। अब इसके बाद इसमें कुछ ग्राफ है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, वो बहुत अच्छे से समझना है, वो थोड़ा टफ है, तो अच्छे से ध्यान से देखना मैं कौन कौन से ग्राफ बताने वाला हूँ, क्या क्या बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको लास्ट बताया है पॉइंट, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव में और क्या क्या याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है चलो ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ ग्राफ, अब मैं ग्राफ बताने वाला हूँ। किसका ग्राफ है ये, प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक ग्राफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में। अब उसके बाद कौन कौन से ग्राफ और आपको आने चाहिए वो ध्यान से देखना, वो ध्यान से समझना। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ, तो उसके पहले आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। पहली बात,
जो धारा है, जो धारा है, जो धारा है, धारा, धारा बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा समय। तो धारा किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, हाँ कि ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ फोटोन पे। यहाँ तक समझ आया। और नंबर ऑफ फोटोन किस पर निर्भर करता है, धारा, ये तीनों एक दूसरे पर। और नंबर ऑफ फोटोन किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पे। ये सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जितना तीव्रता होगा उतना नंबर ऑफ फोटोन होंगे, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना अधिक धारा होगा। आया समझ। मतलब अगर यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, तो तीव्रता अगर अधिक है तो यहाँ से निकलने वाले, अगर तीव्रता अधिक है, तीव्रता अधिक है, तीव्रता अधिक है तो फोटोनों की संख्या भी अधिक होगी। अगर फोटोनों की संख्या अधिक है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ से समझ आया। तो धारा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और ये सब किस पर निर्भर करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, दूरी पर। और दूरी पर कैसे निर्भर करते हैं, तो जनरली 1/d² के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, देखिए इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको हटाओ। देखिए धारा क्या होता है, देखिए धारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू टी। और n/t को हम लोग लिख देते हैं स्मॉल n e इंटू ई, ऐसा लिख देता हूँ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड। और ये है फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं भी प्रकाश का वो नहीं लिखा है, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति, तो उस पर निर्भर नहीं करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। यहाँ तक समझ आया क्या। अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ है देखिए क्या है, इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो देखिए, जो ग्राफ है वो देखिए क्या है। देखिए ग्राफ अब क्या है, जो मैं बोलने वाला हूँ आप ध्यान समझना, ठीक है। अगर किसी प्रकाश जो आ रहा है उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा धारा का मान बढ़ता है। प्रकाश आ रहा है, उसकी तीव्रता को बढ़ाने से धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर तीव्रता अलग अलग हो तो धारा का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मुझे ये बताओ, अगर दो प्रकाश है, दोनों की तीव्रता अलग अलग है, लेकिन दोनों के प्रकाश का रंग एक है, रंग एक होने का मतलब दोनों हरे रंग का प्रकाश है, तो दोनों की आवृत्ति भी सेम होगी, क्यों, आवृत्ति रंग पर निर्भर करता है। अगर दोनों की आवृत्ति सेम है तो दोनों का धारा से तो उसको कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले बताया आवृत्ति से कोई मतलब नहीं। लेकिन आवृत्ति से मतलब किसको है, आवृत्ति से मतलब है काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को। और गतिज ऊर्जा किस पर, गतिज ऊर्जा पर कौन निर्भर करता है, जितना गतिज ऊर्जा होता है उतना निरोधी विभव होता है। यहाँ तक समझ आया। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझना भाई पहले, ठीक है। ठीक है, ये धारा है और ये हमारा है, इधर की तरफ है हमारा विभव। विभवांतर नहीं है, ये विभव है। अब देखिए, अब ध्यान समझिए, तीन अलग अलग धाराएं मिली है। देखो तीनों धारा अलग अलग है, तीनों धारा अलग अलग है। मतलब इसको मैं I1 लिख देता हूँ, इसको I2 लिख देता हूँ, इसको I3 लिख देता हूँ। धारा को मैं स्मॉल I बोल रहा हूँ, तो कैपिटल I क्या है यहाँ पे, तीव्रता। मतलब इन तीनों का तीव्रता क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों में अलग अलग धारा मिला है। देखो यहाँ पर अलग धारा मिला है I1, यहाँ पर अलग धारा मिला है I2, यहाँ पर अलग धारा मिला है I3। मतलब तीनों की तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। और I1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा धारा मिला है, I2 उससे कम और I3 उससे भी कम। लेकिन तीनों का जो विभव है यहाँ पर जो कट रहा है वो है निरोधी विभव। तीनों का निरोधी विभव एक ही है। इससे क्या समझ आया सर, अगर कभी भी किसी चीज़ का निरोधी विभव एक है मतलब तीनों की गतिज ऊर्जा भी क्या रही होगी, एक ही रही होगी। अगर तीनों का गतिज ऊर्जा ही एक रहा होगा, तीनों का गतिज ऊर्जा एक रहा होगा, तो तीनों की आवृत्ति भी क्या रही होगी, सेम रही होगी। तो तीनों प्रकाश का, तीनों प्रकाश की आवृत्ति समान होगी।
तीनों प्रकाश की आवृत्ति समान होगी। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यहाँ तक अच्छे से समझे? ये ग्राफ मैंने एक बताया। यहाँ से क्या समझ आया कि सर देखिए एक सेकंड, यहाँ से क्या समझ आया? देखिए यहाँ से क्या समझ आया एक बार ना, यहाँ पर क्या समझ आया कि धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, तीव्रता सब दूरी पर निर्भर करते हैं। अगर तीव्रता अलग अलग है तो धारा का मान अलग मिलेगा, और लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अगर सेम है तो आवृत्ति सेम रहा होगा। तो इन तीनों, ये जो तीन प्रकाश आ रहे थे, तीनों की तीव्रता सेम है लेकिन तीनों की आवृत्तियाँ क्या है? अलग अलग है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ना, यहाँ तक समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वो जो ग्राफ था वो तो फर्स्ट था। अब सेकंड देखिए यहाँ पे ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि तीव्रता एक ही कर देते हैं। 3 रंग का प्रकाश है, ये है हरा, ये भी है हरा, और ये भी है हरा, लेकिन तीव्रता अलग अलग है। मान के चलो ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है। एक काम करो, हाँ 200 वाट का है, ये 300 वाट का है, ये 300 वाट का है। तो तीनों की आवृत्ति क्या होगी? सेम होगी। I1 बराबर ν1 बराबर ν2 बराबर ν3, और तीव्रता I1 का ज़्यादा होगा, I2 का ज़्यादा होगा, उसके बाद I3 का उससे कम होगा। सबसे ज़्यादा I1 का होगा, उल्टा बना दिए इसको, सबसे कम I1 का होगा, उससे ज़्यादा होगा I2 का, उससे भी ज़्यादा होगा I3 का। अब इसका ग्राफ कोई बनाने बोले आपको, एग्जाम में कोई ग्राफ बनाने बोले, तो तीनों की तीव्रता, तीनों का क्या सेम है? ये सेम है, न्यू बराबर सेम है। तो आपको पता है कि सर अगर आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य सेम होता है प्रकाश का, अगर इन तीनों का प्रकाश का सेम है तो इन प्रकाशों के कारण अगर किसी सतह पर ये टकरा रहे हैं, किसी पृष्ठ पर ये टकरा रहे हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? सेम होगा। अगर आवृत्ति सेम है तो, और गतिज ऊर्जा अगर सेम है तो निरोधी विभव क्या होगा? सेम होगा। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर लैम्डा न्यू प्रकाश का क्या है? समान है, सेम है, तो के गतिज ऊर्जा और V नॉट भी क्या होगा? सेम ही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? देखो तो यहाँ तक सेम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे मैंने पिछले में बनाया था, पहले बनाया था, पीछे कैसे बनाया था? देखिए ये बनाया था, तीनों का ये अलग अलग होगा, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला लाइन सेम होगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा? I3, क्योंकि I3 सबसे बड़ा है, ये I2, और ये क्या हो जाएगा? I1। ये ग्राफ किसके बीच बना है? विभव और धारा के बीच। यहाँ तक समझ आया? तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने जो पीछे बनाया था उसी का मैंने एग्जांपल ले लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखो, वो तो मैंने इसका एग्जांपल लिया। अगर कभी एग्जाम में ऐसा बोल दे तो क्या करना है? तो तीनों की आवृत्ति अगर सेम कलर के तो आवृत्ति सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है तो तीव्रता अलग अलग हो, तो इन तीनों के कारण जो निकलने वाला करंट है, यहाँ से जो करंट धारा निकलेगा वो भी अलग अलग ही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब देखो नेक्स्ट ना, इसी में देखो थर्ड देखो, अगर ये बोल रहा है कि तीन लाइट है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, और ये भी कितने का है? 100 वाट का है। तीनों प्रकार, मतलब तीनों की तीव्रता क्या है? सेम है। तीनों का तीव्रता सेम है, पावर सेम है, और अगर दूरी भी सेम रहा तो तीव्रता भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? देखो ये है ब्लू कलर का, ये है ग्रीन, और ये है रेड। आया समझ? ये है रेड। ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, सबसे कम वेवलेंथ बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे कम आवृत्ति होगा लाल कलर का। अब तीनों प्रकाश ऐसे तीनों प्रकाश एक सतह पर पड़े, एक सतह पर पड़ने से यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया है कि अगर आवृत्ति अलग अलग है तो इसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। गतिज ऊर्जा जो यहाँ से निकल रहा है वो बराबर नहीं होगा। गतिज ऊर्जा बराबर नहीं है तो निरोधी विभव भी बराबर नॉट सेम नहीं होंगे, नॉट सेम।
ठीक है, लेकिन तीव्रता समान है। तो यहाँ से जो धारा निकल रही, इसके कारण जो धारा बन रहा होगा वो धारा क्या होगा, सेम होगा। अगर ये तीव्रता समान है तो धारा भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, फिर से वही दो अक्ष बनाऊंगा। इधर क्या बनाऊंगा मैं, विभव, और इधर क्या बनाऊंगा, धारा। अब मुझे पता है कि सर तीव्रता समान है तो तीनों का धारा क्या आएगा, सेम आएगा। तीनों का धारा सेम आएगा, लेकिन तीनों का विभव क्या क्या आएगा, जो निरोधी विभव है वो अलग आएगा। तो ये V01 वाले का लिख देता हूँ, V02 वाले का लिख देता हूँ, और V03 वाले का लिख देता हूँ। तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका विभव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है, किसका था, ब्लू का, तो इसका निरोधी विभव ज़्यादा होगा। फिर किसका रहता है, ग्रीन का, और फिर किसका होता है, रेड का सबसे कम। तो रेड का सबसे कम आया विभव, निरोधी विभव, इसका निरोधी विभव क्या है, सबसे ज़्यादा। और सभी का संतृप्त धारा क्या होगा, धारा सेम होगा। क्यों, क्योंकि सभी की तीव्रता क्या है, तीव्रता समान है। यहाँ तक समझ आएगा। तीव्रता समान है तो ऐसे बनेगा, एक ही लाइन बनेगा संतृप्त धारा। और अगर आवृत्ति अलग अलग है तो निरोधी विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ आया क्या? ये समझना ही है भाई, यहाँ तक आपको समझ आना ही चाहिए। इसके बाद दो और ग्राफ है वो भी बता रहा हूँ, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एंड। यहाँ पर देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद दो और ग्राफ है, देखो आप लोग, देखिए 4th नंबर का ग्राफ। आप लोगों ने देखा होगा कि y बराबर क्या होता है, mx माइनस प्लस माइनस सी होता है। जब y बराबर mx प्लस सी होता है तो ग्राफ हमारा बनता है ऐसे। ये हमारा ग्राफ बनता है y और ये x। और y बराबर हमारा जब होता है mx माइनस सी तो हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ तक समझ आएगा? पहले आपको ये आना चाहिए, सीधी रेखा ग्राफ। इसको हम बोलते हैं प्रवणता, इसको हम बोलते हैं प्रवणता, या इसको बोलते हैं ढाल, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ठीक है, इसको m बोलते हैं। और m बराबर होता है tan थीटा। यहाँ तक समझ आया? tan थीटा होता है, या इसको dy/dx बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसमें क्या जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, जो मैं बोलूँगा उसको याद रखना। हो सकता है ग्राफ थोड़ा मुश्किल से समझ आए, क्योंकि ग्राफ हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो ग्राफ थोड़ा टफ जाता है। अब इसमें से कौन सा चीज़ तुमको याद रखना है, देखिए इसमें कौन सा, आप लोगों ने पढ़ा होगा k बराबर क्या पढ़ा है, e माइनस फाइव। तो k की जगह क्या लिख सकता है, e इंटू वी नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर एस सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, यहाँ पर एस सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच सी बाय ई कर दो इधर, और इसको 1 बाय लैम्डा कर देते हैं, और यहाँ पर एस सी बाय लैम्डा नॉट इंटू ई कर देते हैं। यहाँ तक समझ आया क्या? देखो अगर मैं इसको y बोलूँ और 1 बटे लैम्डा को क्या बोलूँ, x बोलूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा m। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा c। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं y अक्ष में क्या लूँ, y अक्ष में ले रहा हूँ v नॉट, ठीक है, y अक्ष में क्या ले रहा हूँ, v नॉट ले रहा हूँ, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, x अक्ष में 1/लैम्डा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए तो इसका ग्राफ माइनस में है, देखिए माइनस में है, तो माइनस में नीचे से स्टार्ट होगा, ये ऐसे बनेगा। और इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, तो प्रवणता देखो, प्रवणता जो हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा, ढाल जो हो जाएगा, एस सी बाय ई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जहाँ पर ये कटता है, जहाँ पर ये कटेगा वो वहाँ पर 1 बाय लैम्डा नॉट देता है, मतलब दहली तरंग दैर्घ्य देता है। जहाँ पर ये एक्स अक्ष में काटेगा वहाँ पर दहली तरंग दैर्घ्य देगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, तीसरा चौथा कौन से नंबर का ग्राफ था ये,
चौथा था, चौथे नंबर का। अब 5वें नंबर का ग्राफ देखो, 5वें नंबर का ग्राफ देखो। 5वें नंबर का ग्राफ ऐसे समझो कि वी नॉट का ही है एवं वी नॉट एवं आवृत्ति का है। देखो के बराबर क्या होता है, ई माइनस फाइव होता है। तो के की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट इंटू ई लिख सकता हूँ, इसकी जगह एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ, माइनस एच न्यू नॉट, माइनस एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया कि अब इसका ग्राफ देखो, इसको फिर से मैं क्या बोल दूंगा, वाई, ये जो न्यू है ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम, और ये माइनस सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, फिर से वही वाई अक्ष, वाई अक्ष में क्या है, निरोधी विभव, एक्स अक्ष में क्या है, आवृत्ति, और माइनस सी है, देखिए माइनस सी है। तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, नीचे से ही स्टार्ट होगा। तो ये नीचे से स्टार्ट होकर कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ऐसे। यहाँ तक समझ आया। और इसका जो प्रवणता है वो क्या हो जाएगा, देखो m बराबर क्या हो जाएगा, h बाय ई हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और जहाँ पर कटेगा वो क्या देगा, जैसे वहाँ पर लैम्डा नॉट दिया था, यहाँ पर न्यू नॉट, जहाँ पर कटता है वहाँ पर का वैल्यू क्या होता है, दहली होता है, दहली। अगर लैम्डा है तो दहली तरंग दैर्ध्य होगा, और ये है तो दहली आवृत्ति होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक अच्छे से समझ आया। चलो एक होमवर्क है आपके लिए, एक ग्राफ आप बना कर देखना, 6 नंबर का ग्राफ आप बना कर देखना। के बराबर होता है ई माइनस फाइव, तो के बराबर कर देना आप एच न्यू माइनस फाइव। तो आपको ग्राफ बनाना है के एवं न्यू के मध्य, और यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आपको बताना है प्रवणता बताना है। तो आप इसका प्रवणता बताना क्या होगा, प्रवणता क्या है, और के और न्यू के मध्य ग्राफ बनाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा है हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ तक हमारा लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बुक भी रीड कर सकते हैं या क्वेश्चन बना सकते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लेंगे। बाकी ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर में प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें से जो मेन फॉर्मूला है वो है के बराबर ई माइनस फाइव। यही सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है इस पूरे चैप्टर का। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो ठीक है।